विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम। कल ही हमने प्राचीन भारत शुरू किया, प्राचीन इतिहास शुरू किया, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़ना है पाषाण युग, स्टोन एज। तो पाषाण युग यानी स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा के लिए 1970 में लॉर्ड टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। उन्होंने यह विभाजन पाषाण उपकरणों के प्रकार और तकनीकी विशेषताओं के आधार पर किया। किसने 3 भागों में किसने बांटा? लॉर्ड टेट ने बांटा पूरा पाषाण काल को। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है आपको कि 20 लाख से 10,000 बीसी, 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी। दूसरा याद करना पड़ता है मध्य पाषाण काल, 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। और फिर नव पाषाण काल 6,000 बीसी से 3,000 बीसी। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, यानी 20 लाख से 10,000 बीसी के बीच में मानव क्या था, कैसा था, क्या करता था, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो मिला है हमें उसी से हम बताते हैं। ठीक है, इतिहास मतलब उसी से बताता है कि ऐसा ऐसा रहा होगा। इस युग में मानव भद्दे, बेडोल और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। भद्दे, बेडोल और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। इस युग को मुख्यतः आखेट व खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। यह पूर्णतः शिकार पर आश्रित थे। किस पर आश्रित थे? पूर्णतः शिकार पर आश्रित थे। पूरा पाषाण युग के को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल यानी 5 लाख से 50,000 बीसी। मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल यानी 60,000 से 40,000 बीसी। और उच्च पूरा पाषाण काल यानी 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। ठीक है, तो सबसे पहले निम्न सब डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। एक पहले फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। बुक आप लोगों के पास है, सभी के पास, तो आपने कॉपी में फ्लो चार्ट बनाना है उसका। ठीक है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह मिल रही है, वो जोड़कर याद करना पड़ता है आपको। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर, जो उपकरण थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। किससे? आपने जो याद करना क्वार्टजाइट, ये कीवर्ड है। क्या है? जिसका काम जो आपको मेंस में लिखने के काम आएगा, क्वार्टजाइट। निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण क्या थे? मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। इसमें क्या क्या था? चॉपर था, चॉपर, चॉपिंग, पेबल समझते हो, गोल पत्थर, उसको तोड़ा, उसमें एक फलक निकल गया, तो पैना फलक जो है वही क्या बन गया? उनका औजार बन गया, एक तरह से उपकरण बन गया। ठीक है, दूसरा हैंडेक्स व क्लीवर, हैंडेक्स व क्लीवर, कुल्हाड़ी हाथ की। ठीक है, और क्लीवर। इस काल में मानव ने मुख्यतः कोर उपकरणों का निर्माण किया। अब फिर दोबारा कोर शब्द को आपको याद करना पड़ेगा। कोर उपकरणों का निर्माण किया, क्योंकि प्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है, निम्न पुरापाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन कौन से कथन सत्य है। तो जो सत्य है वो मैं बताते हुए चल रहा हूं कि चॉपर, चॉपिंग जो आपके उपकरण है, हैंडेक्स, क्लीवर ये उपकरण है। ठीक है, कोर उपकरणों का निर्माण किया। भारत में मुख्यतः सोहन घाटी, सोहन घाटी, पाकिस्तान बेलन घाटी, जहां से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब फिर पूछेगा कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, तीनों कालों की यानी तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य कहां से मिले? आंसर आपने बोलना बेलन घाटी। बेलन नदी है दरअसल, क्या है? नदी घाटी, तो बेलन घाटी बोलते हैं उसको। ऐसे एक सोहन घाटी है, पाकिस्तान में है। ठीक है, बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक यानी टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा यहां से कि टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? आंसर बेलन घाटी को। इसको फिर डीडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश प्रमुख स्थल हैं इसके। इसके निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? डिडवाना राजस्थान आज भी है, डिडवाना ही नाम है वहां का राजस्थान में। दूसरा क्या बताया मैंने? भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका तो आपको पता ही है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ना। अलग अलग शैलाश्रय हैं वहां पर, चित्रित शैलाश्रय जिन्हें बोला जाता है।
और अगर आप उसको इमेज नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे जाइए, भीमबेटका डालिए, उसमें आपको सारी गुफा चित्रकारी दिख जाएगी कैसी कैसी है। कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बना रखी होगी, उसको देखेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। भीमबेटका से बड़े पैमाने पर पाषाण युगीन गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हैं? गुहा चित्र मतलब गुफा, गुहा मतलब गुफा के अंदर चित्र बनाए हुए हैं। दक्षिण भारत में पल्लवरम, एक जगह हो गई पल्लवरम, एक हो गया अतीरम पक्कम, एक हो गया गिद्दलूर आदि प्रमुख स्थल हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल के दक्षिण भारतीय पुरा स्थल कौन कौन से हैं? तो पल्लवरम हो गया एक, नंबर 2 हो गया अतीरम पक्कम और तीसरा हो गया गिद्दलूर, ठीक है। भारत में पहला हस्त कुठार यानी हैंडेक्स 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम से ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा खोजा गया। सबसे पहला हैंडेक्स कहां पर मिला? आंसर, भारत में जो पहला हैंडेक्स मिला वो कहां पर मिला? 1863 में मिला, मद्रास के पास पल्लवरम नामक जगह पर मिला। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। अतिरम पक्कम के से पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज किंग ने की थी। किसने की थी? मैंने कहा दूसरा जो जगह है दक्षिण भारत में वो है अतिरम पक्कम। यहां पर किसने उपकरणों की खोज की? किंग ने, नाम है किंग, ठीक है। अगला, केरल की ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर केरल व ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर संपूर्ण भारत से पुरापाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर इंपॉर्टेंट हो जाता, कहां नहीं प्राप्त हुए हैं? केरल में प्राप्त नहीं हुए हैं। और कहां प्राप्त नहीं हुए पुरापाषाण युगीन स्थल? आंसर, ऊपरी गंगा घाटी में नहीं प्राप्त हुए, ठीक है। इस काल के औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस माना जाता है। कौन था? होमो इरेक्टस पढ़ा था हमने, 850 से 1100 सीसी का मस्तिष्क का आकार था इसका। हस्त कुठार, प्लैक्टोनी, लेवोलेसियन प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता था। और इसका जो प्रजाति का उपप्रकार था वो था पिथेकैंथ्रोपस, जावा मानव और विकेंसिस। पढ़ा था लिस्ट में, ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूं, यद्यपि मनुष्य अग्नि से परिचित हो चुका था परंतु अभी अग्नि का नियमित उपयोग नहीं होता था। अग्नि का नियमित उपयोग नहीं होता था ना। आग का जो आविष्कार हुआ वो होमो इरेक्टस के समय हुआ वैसे, लेकिन अग्नि का ज्यादा उपयोग, नियमित उपयोग नहीं हो रहा था। सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का प्रमाण चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। कि सबसे पहले आग कहां पर प्रयोग कर रहा था मनुष्य, तो ये कहां से पता चल रहा है? चीन के चाओजू कोजियन गुफा से मिला है। ऐसा क्लियर हो गया। अगला है भाई मध्य पुरापाषाण काल। मैंने कहा पुरापाषाण काल 20 लाख से 10,000 बीसी। इसके 3 पार्ट किए थे हमने। पहले हमने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ? उपकरण जो थे वो क्वार्टजाइट पत्थर की जगह अब किससे बने लगे? चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों का प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। किसके? चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। जिनका जियोलॉजी होगा उनको तो समझ में आ रहा होगा चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट क्या होता है। जिनका नहीं होगा जियोलॉजी उनको दिक्कत हो रही होगी। तो क्या करना है आपने? इन सबको नेट पे सर्च मारिए, आपको दिख जाएंगे वो पत्थर कैसे होते हैं, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस संस्कृति के नाम से? फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक उपकरणों में खुरचनी यानी स्क्रैपर, बेधनी और बेधक बोलते हैं, बोरर तथा तक्षणी प्रमुख हैं। ये सब औजारों के नाम हैं। इनको इंग्लिश में देखिए क्या क्या बोलते हैं। तक्षणी को क्या बोलते हैं? जैसे आज बोलते हैं ना आप छेड़ी, हथौड़ी बोलते हो, उस जमाने के मनुष्यों के जो उपकरण हैं उनको कहीं पर हम बोल रहे हैं खुरचनी। जहाँ पे खुरच रहा होगा तो खुरचनी का प्रयोग करता होगा पत्थर का, है ना। ऐसी बेधनी, बेधन कहीं पर करना है तो बेधनी। ऐसे ही क्या? बेधक, बोरर और तक्षणी। अब इनको सबको देखिए औजारों को आप, या फिर दिल्ली जाइए नेशनल म्यूजियम में। कहा?
जब भी आप दिल्ली जाएं तो सबसे पहले आपने अगर अपना इतिहास देखना है तो कहाँ जाएंगे आप? नेशनल म्यूजियम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वहां सब कुछ दिख जाएगा आपको। ठीक है, सारे औजार हथियार सब दिख जाएंगे। और प्रणाम करके आना उनको। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के हैं वो। किसके? और वहीं आपको दिल्ली में आपको कटारमल के सूर्य मंदिर का दरवाजा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कटारमल सूर्य मंदिर का दरवाजा। ठीक है। नेवासा महाराष्ट्र नर्मदा घाटी, नेवासा महाराष्ट्र नर्मदा घाटी से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बोलेगा कि मध्य पाषाण काल के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर नेवासा से प्राप्त हुए हैं। नेवासा कहां पड़ता है? आंसर महाराष्ट्र में पड़ता है, नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा, जिसकी पहचान वर्तमान में आद्य होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। होमोसेपियंस तो हमने बहुत बाद में पढ़ा था। पहले हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ा, फिर होमो हैबिलिस पढ़ा, फिर होमो इरेक्टस पढ़ा, फिर निएंडरथल मानव पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? होमोसेपियंस सेपियंस पढ़ा। तो भाई अरुणा सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा हथनौरा नामक जगह से नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में, जिसकी पहचान आद्य होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो निएंडरथल मानव का संबंध भी मध्य पुरापाषाण काल से ही किया जाता है। कितना था इसका दिमाग निएंडरथल का? 1100 से 1400 सीसी का था मस्तिष्क का आकार। ठीक है। शल्क निर्माण हेतु लवालवाई तकनीक का प्रयोग तेजी से प्रचलित हो रहा था। लवालवाई तकनीक का प्रयोग शल्क निर्माण के लिए। ठीक है। अगला उच्च पुरापाषाण युग। अगला क्या है? उच्च पुरापाषाण युग। तो होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का विकास इस युग की विशेषता है। विंध्य क्षेत्र के शैलाशिरों में अनेक गुहा चित्रों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था। अब ये टोपाज वाली या वो वाली दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड नहीं है, या सटासट वाली नहीं है। ये ब्लेड पत्थर की है, ब्लेड बोल रहे हैं इसको। ठीक है। ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था। इसके अलावा खुरचनी, बेदनी, आरी, तक्षणी व चाकू प्रमुख उपकरण थे। बेलन तथा सोन घाटी, सिंहभूम, भीमबेटका, बखुरी, बाघोर और पटने, इनाम गांव, रेणुगुंटा व कुरनूल की गुफाएं आदि इस काल के उपकरणों की प्राप्ति स्थल है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, लिंग रेणुगुंटा एक जगह पड़ती है जहां से हाँ शिव की क्या मूर्ति मिली है मेरे ख्याल से, आंध्र प्रदेश में। गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा जगह का नाम है, ढूंढना जरा। गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा, गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा। क्या मिला है? शिव का क्या मिला है यहां से? प्रथम साक्ष्य लिंग मूर्ति पूजा का या लिंग पूजा का? मूर्ति पूजा होनी चाहिए शायद। कहीं कहीं से हड्डी का बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं भाई, मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं उच्च पुरापाषाण काल में। बेलन घाटी के लोहांदा नाला से अस्थि की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो इस युग में मानव कला चेतना का प्रमाण है। मातृ देवी, मदर गॉडेस। मातृ देवी मतलब मदर गॉडेस। इस युग से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्यतः गेरुआ, लाल, सफेद, हरा व पीला आदि वर्णों का प्रयोग किया गया, जो पूर्णतः प्राकृतिक है। अधिकांश चित्र शिकार व दैनिक जीवन से संबंधित है। किससे? शिकार व दैनिक जीवन से संबंधित हैं। सुंदरगढ़ कहां पड़ता है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका और आदमगढ़ कहां पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। जोगीमारा कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है जोगीमारा। और कुरनूल की गुफाएं कहां पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कुरनूल की गुफाएं कहां? भीमबेटका के चित्रों में नृत्य, मदिरापान, जुलूस आदि प्रमुख हैं। ये स्थल अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। किसमें किए गए हैं? हाँ जी। तो अब हमने पढ़ना है, अगला हेडिंग जो हमारा है वह है मध्य पाषाण काल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में तोड़ के पढ़ा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। अब ऐसा मत बोलना कि मध्य पुरापाषाण काल तो पढ़ लिया हमने,
तो मध्य पाषाण काल वो अलग है, ये अलग है। वो पुरा पाषाण काल है, मध्य पुरा पाषाण काल। ये क्या है? मध्य पाषाण काल है। इसको बोलते हैं मिजोलिथिक या माइक्रोलिथिक। क्या बोलते हैं? मिजोलिथिक या लिथ। जहां पे भी आएगा समझ लीजिए चट्टान से संबंधित है। किससे? पत्थर से संबंधित है, लिथ। ठीक है। यह संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। फलतः मानव के उपकरण, शिकार व रहन सहन की पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मध्य पाषाण काल में अब मानव जो है अपेक्षाकृत छोटे छोटे शिकार करने लगा, जैसे मछलियां, पक्षी आदि। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ और बागौर, मध्य प्रदेश, आदमगढ़, राजस्थान, बागौर। ठीक है। इसी युग में मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, जैसे भाला, धनुष बाण आदि। सीखा मनुष्य धीरे धीरे फेंक के मारना है ना। क्या अंतर होता है अस्त्र और शस्त्र में? अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? शस्त्र हाथ में, तलवार शस्त्र है। शस्त्र धारण करो, तलवार धारण करो। अस्त्र, भाला, तीर, ये सब किस में आएंगे? अस्त्र में आएंगे। ब्रह्मास्त्र, क्या? ब्रह्मास्त्र। तो हाथों से जो चलाओगे वो शस्त्र है, जो फेंक कर मारोगे वो क्या है? अब चाहे धनुष से मारो, चाहे किसी भी चीज से मारो। चक्र क्या है? हाँ जी, शस्त्र है कि अस्त्र है? तो ढूंढना क्या है? चक्र। चलो, हाँ जी। अब होगा और है में अंतर होता है ना। होगा की गुंजाइश नहीं होती यहाँ पे। है क्या ये पूछ रहा हूं मैं। चलिए जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी युग में मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, जैसे भाला, धनुष बाण आदि, है ना। इस काल के उपकरण आकार में छोटे व परिष्कृत हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म उपकरण यानी माइक्रोलिथ कहा जाता है। ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण और नवचंद्राकार व समलंब औजार प्राप्त हुए हैं। इस युग के मानव ने शिकार के साथ साथ खाद्यान्न यानी जंगली खाद्यान्न का संग्रह भी सीख लिया था। कंदमूल, फल जो होते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया, जो शिकार में मदद करता था। कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ियों को खींचने में भी किया जाता था। ठीक है। 1967 में सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के औजार खोजे। तो मध्य पाषाण काल के औजार विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। किसने खोजे? आंसर सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल। ठीक है। इस काल के मानव के कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नहार राय, दमदमा और महदहा से प्राप्त हुआ है। तीनों जगह से क्वेश्चन बने हैं कि मध्य पाषाण काल के में मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर प्रतापगढ़ बोलना है भैया पहले। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में कहां पर? सराय नहार राय, दमदमा और मैदहा। ठीक है, मैदहा। आगे चल के पढ़ेंगे आप। एक जब मिडिवल पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे गांव को दीही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीही। मध्यकाल में दीही मतलब गांव। जैसे पंजाब में बोलते हैं ना पिंड, पिंड मतलब गांव। तो ऐसे मध्यकाल में गांव को दीही कहते हैं। क्या कहते हैं? दीही, देह, ऐसे अगर शब्द आ रहा है, मैं दहा, तो गांव से संबंधित समझ लीजिए। सराय नहर राय, चौपानी मांडो तथा मैदहा जैसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी में स्थित हैं। मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी में स्थित है। सराय नहर राय से हड्डी और प्रस्तर उपकरण मिले हैं। आवास घास फूस के बने थे, कहीं फर्श पर पत्थर लगे थे। घरों के चारों तरफ खंबे गाड़ने का साक्ष्य मिले हैं। खंबे गाड़ने के एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य भी सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते थे पहले। एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य भी सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य स्वरूप चूल्हा, चक्की और मूसल प्राप्त हुए हैं। मूसल समझते हैं? सिर ओखली में दे दिया तो मूसल से क्या घबराना, है ना।
जब गोरख्याली चल रही थी ना यहाँ पर, तो बताया जाता है कि छोटे बच्चों के सिर ओखली में रखकर ऊपर से मुसल मारी जाती थी। ये बताया जाता था कि नई जनरेशन को बड़ा नहीं होने देना, पुरानी जनरेशन को क्या करना, गुलाम बनाना। समझ में आया? मैदाह से बूचड़ खानों, गोबर और आवास के साथ साथ जुड़वा समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। जुड़वा समाधान को युगल समाधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। राजस्थान के बागौर से पाषाण के साथ साथ लौह काल के उपकरण व मानव कंकाल मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। लेखनिया से 27 नर कंकाल तथा मैदाह से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल से अलग करता है। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल से अलग करता है। अग्नि का आविष्कार हो गया। ठीक है। चूल्हे की प्राप्ति इस बात के प्रमाण है कि सामूहिक जीवन के साथ साथ भोजन पकाने की कला की शुरुआत हो चुकी थी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद है नवपाषाण काल। क्या है? समय। ठीक है। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुआक ने किया था। 1865 में किया था। सर जॉन लुआक का नाम याद करना पड़ेगा। नियोलिथिक, नवपाषाण काल। ठीक है। 1865 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने सर्वप्रथम नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज का प्रयोग किया। गार्डन चाइल्ड ने इसे रिवोल्यूशन, क्रांति के रूप में वर्णित किया। गार्डन चाइल्ड। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेसुरियर महोदय ने प्राप्त किए। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। यहां से क्वेश्चन बना है। क्या बनेगा? नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती कौन सी? मेहरगढ़। कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? बलूचिस्तान प्रांत में। कहां पर है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर मेहरगढ़ से। आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं। क्या रहे हैं? भैंस पालने का भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। और ऐसे भी पूछेगा वो धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला। कोल्डी हवा एक जगह पड़ेगी, शायद वहां से मिलेगा, अभी आ जाएगा आगे। कोल्डी हवा है ना। ऐसे ही गार्डन चाइल्ड ने इसे अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया। इस युग के उपकरण सुडौल, सूक्ष्म और पॉलिश युक्त हैं। कुल्हाड़ी व कुठारी, कुठारी व कुल्हाड़ी इस युग का प्रतिनिधि उपकरण है। फिर क्वेश्चन पूछेगा नवपाषाण काल का प्रतिनिधि उपकरण कौन सा है? आंसर कुठारी और कुल्हाड़ी। लहुरा देव, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 8000 बीसी धान की खेती का साक्ष्य मिला है, जो दुनिया में प्राचीनतम है। पहले हम पढ़ते थे कोल्डी हवा, क्या पढ़ते थे? अब पढ़ रहे हैं लहुरा देव, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में धान के खेती का साक्ष्य है, जो 8000 बीसी का है, यानी 2000 समथिंग चल रहा है। 24 जोड़ दो 8000 बीसी में, कितना हो गया? 10,000 साल पुराना धान। 10,000 साल पुराना, दुनिया में प्राचीनतम है। जब दुनिया में कहीं धान नहीं था तब हमारे यहाँ धान था। क्या था भाई? धान से बना धनी, धान्य, धनाढ्य। ठीक है। विश्व स्तर पर नियमित खेती की शुरुआत हुई तथा ओखली, मूसल और सिलबट्टे का प्रयोग हुआ। सिलबट्टे का प्रयोग, सिलबट्टा समझते हैं? टेस्ट तो सिलबट्टे में ही है, मिक्सी में नहीं है। किसमें नहीं है? सिलबट्टे की चटनी और मिक्सी की चटनी जमीन आसमान का अंतर। स्लाइवरी ग्लैंड सक्रिय हो गए, है ना। ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ भाई। क्या हुआ? बस पहले आग का हुआ उधर, इधर पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार क्या होना था? पहिया फिर चला भी और चाक भी बना कुमार का। ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ, मृद भांड का निर्माण हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डी हवा, गुफकराल आदि 9 पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछता? बोलेगा निम्नलिखित में से कौन से 9 पाषाणिक स्थल हैं? तो आपने बोलना है मेहरगढ़, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां पड़ा था हमने? जे&के। चिरांद, चिरांद कहां पड़ा था? बिहार। हड्डी के हथियार मिले थे यहां से। हाँ। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोल्डी हवा। गुफकराल ये भी आपका जे&के में पड़ता है, गुफकराल। आदि 9 पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से जौ के 2, गेहूं के 3 किस्में, खजूर एवं कपास खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए।
खजूर के भी प्राप्त हुए हैं, कपास के भी प्राप्त हुए हैं। इसीलिए कपास को आगे चलकर पढ़ेंगे हम। सिंधु वासियों ने उगाया ना कपास, वैसे यहाँ पर भी मिल गया, लेकिन सिंधु वासियों को देते हैं श्रेय, इसलिए सिंडन कहा जाता है कपास को। क्या कहते हैं? सिंडन। बुर्ज होम व गुफकराल में गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गड्ढे वाले घर बना, मैंने बोला था गड्ढे बना के रहता था पहले मनुष्य, तो गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले? आंसर बुर्ज होम और गुफकराल, J&K। बुर्ज होम से एक समाधि स्थल में मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए किसी जीव में। क्या होता है कि दुख होता है बाद में। क्या होता है? बेटर टू हैव लव एंड लॉस देन नेवर टू हैव लव एट ऑल। किसी ने, विद्वान ने कहा है। क्या कहा है? प्रेम होगा फिर वो खो जाएगा, उससे बढ़िया प्रेमी मत करो किसी से। ये अंग्रेज ने कहा, लेकिन अंग्रेज ने कहां से सीखा? जड़ भरत से सीखा। जड़ भरत की कथा सुनना कभी, उसमें जब आप देखेंगे कि भाई आसक्ति हो गई किसी में। क्या, एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, लास्ट में हिरण का बच्चा आ गया, कुछ ऐसा हुआ, उसमें आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया, मरते मरते भी आंखें वहीं थी हिरण के बच्चे, अब इसका क्या होगा मेरे बाद। तो क्या हुआ कि मरते हुए वो जो मिलना था ना, वो क्या है? मोक्ष जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। अब फिर दूसरा जन्म जब मनुष्य योनि में हुआ तो तब समझ लिया उन्होंने कि अब तो क्या करूंगा, किसी के प्रति क्या नहीं रखूंगा, आसक्ति नहीं रखूंगा। बेटर टू हैव लव एंड लॉस देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। किसी से आसक्ति नहीं रखूंगा। तो नाम हुआ जड़ भरत। जड़ भरत मतलब ऐसा कि नहर में पानी लगाना है तो खुद ही लेट गए। क्या लेट गए? मतलब नहर में पानी लगाते हैं ना, मिट्टी से करते हैं, तो लेट गए खुद ही, जड़ भरत। तब जाके कहीं खुलासा हुआ, कोई पहचाना कि भाई ये तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है। लोगों ने तो सोचा कि ऐसे ही मूर्ख है। बाद में जब उनकी बातें सुनी गई तब पता चला कि ये क्या है? वैरागी है। ये क्या है? चलो, फिलहाल मैं आपको वैराग्य का लेक्चर नहीं दे रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा आसक्ति ठीक नहीं होती है किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आईफोन, ठीक है, एक दिन उसने भी क्या होना है? टूट जाना है। और टूटेगा नहीं भी तो उससे अच्छा आना है एक नया मॉडल। चलो जी आगे बढ़ो। पहिए का आविष्कार हो गया था, मृद भांड का निर्माण हो गया था, सब बता दिया था मैंने। ये समाधि मिल गई थी, मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिल गया था। ठीक है, तो यानी उस जमाने में भी एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा होगा कुत्ते को भी साथ ही दफनाना मेरे। ये जो जितनी भी ममीज हैं, ये जो मम्मी बनी हुई है इजिप्ट में, क्या है आपको पता है कि राजा के साथ उसके सैनिकों को भी मारा जाता था, उनके सारे ऑर्गन निकाले जाते थे। मम्मी मीन्स अचार। मम्मी मीन्स जैसे आम का अचार बनाते हो वैसे आदमी का अचार, उसकी बॉडी से पानी निकालना है पूरा। अब बॉडी से तो निकाल लोगे लेकिन ऑर्गन तो सड़ेंगे, तो उनके ऑर्गन को भी सड़ा के बिल्कुल मतलब अचार बना के अलग अलग उनमें रख दिया। पिक्चर देखी होगी द मम्मी, आपने नहीं देखी है? उनका भी अचार बना के रख दिया। मतलब क्या आसक्ति बोलते हैं जीवन के प्रति, बहुत ज्यादा क्या मोह माया, कि एक बार फिर जन्म लेंगे, कि हम क्या लेंगे, जिंदा होंगे राजा। तो उस मम्मी के अंदर उसके सिपाहियों को भी मार के रखा गया, सेवकों को मार के रखा गया, कि जब ये राजा जिंदा होगा तो उसकी सेवा कौन करेंगे? तो उसके सिपाही करेंगे। तो भाई 5000 BC से कितने साल हो गए? 7000 साल तो हो गए, अभी तक तो जिंदा हुए नहीं वो। आगे हो सकता है कि क्या कोई टेक्निक हो ऐसी, स्टेम सेल से क्या पता जिंदा कर दे। स्टेम सेल तक तो पहुंच ही गए हम लोग, आगे क्या पता कर दे, है ना। जिस दिन अचार से आम बनाना सीख लोगे आप, उस दिन मम्मी से आदमी बनाना भी सीख जाओगे। अचार से आम बना सकते हो? तो कहां पहुंचे हम? कुत्ते को दफनाने। कोल्डी हवा से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं भाई। कोल्डी हवा, कृषि जन्य, दोनों प्रकार के चावल, वन्य एवं कृषि जन्य, वन्य एवं कृषि जन्य। पांडव का सेहरा चले जाओ, आपको क्या लगता है चावल मनुष्य ने उगाया? पहले से ही उगता चला आ रहा है। पांडव का सेहरा जाओ, यहां से जाएंगे अगर आप, टफ ट्रैक है बहुत, पहले बता दूं, बिना गाइड के नहीं जा सकते आप। पंच केदार में एक जगह पड़ती मदमहेश्वर, पहले तो वहीं तक पहुंच जाओ, ठीक है। मदमहेश्वर से आगे एक जगह पड़ती पांडव सेना। क्या पड़ती है? बताया जाता है कि गर फिरदौस रूमी जमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु,
ऐसा निकल रहा है कई लोगों के मुंह से, धरती पर स्वर्ग है, वही है, वही है और वही है। लेकिन वहां जाने के लिए आपको सारी व्यवस्थाएं लेके चलना पड़ेगा। वहां सेरे हैं, पांडव का सेरा बोलते हैं, वहां ये सब चीजें होती है, चावल वावल सब होता है, अपने आप होता है, अपने आप झड़ता है, अपने आप फिर दोबारा अगले साल फिर खेती होती है उसकी। समझ में आया? तो अगला ट्रैक जो हमारा है वो पांडव का सेरा है। कहा है? ठीक, वही लोग आ सकते हैं जो क्या हो, फिट होंगे। तो भाई कहां तक पहुंचे? कोल्डी हवा से वन्य एवं कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल का साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो से संसार में मृद भांडों का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मिट्टी के बर्तन बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? चौपानी मांडो से मिला है। मैप में भी देख लेना चौपानी मांडो कहां पर है, बेलन घाटी कहां पर है, ये सब चीजें कहां पर है। पहले बता देता हूं मैं आपको, किसी जमाने में इतिहास में 60 नंबर सिर्फ मैप के मिलते थे। किसके? मतलब किसी जमाने जब सब्जेक्ट हुआ करता 60 नंबर सिर्फ मैप के। उस जमाने में मैप बहुत ज्यादा देखते थे लोग, हर चीज को मैप में देखते थे, क्योंकि मैप में क्या करना होता है, एक गोला करना होता था कि चौपानी मांडो यहां पर है और 10 शब्द लिखने होते थे। कितने सब्जेक्ट होता था जब इतिहास, ठीक है। तो चौपानी मांडो से संसार में मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। बेलन घाटी में चौपानी मांडो से 3 किलोमीटर दूर महगढ़ा से गौशाला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गाय को रखने के लिए गौशाला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत से उगाई जाने वाली पहली फसल क्या थी? रागी, मिलेट बोलते हैं रागी को, रागी, ठीक है। किसी ने खाई है मिलेट, रागी? दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 1000 बीसी तक चलता रहा। इसी समय यहां महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। श्रम विभाजन व स्त्री पुरुष में विभेद भी इसी काल में दिखना प्रारंभ हुआ। श्रम विभाजन व स्त्री पुरुष विभेद भी इसी काल में दिखना प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हुआ। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हुआ। गृह त्याग किया, क्या सोचकर कि अब विरक्ति, किसी चीज से क्या मोह माया नहीं रखेंगे। फिर आगे गए, फिर तपस्या की, फिर थोड़ा क्या किया, एक जगह पे छोटा सा आश्रम बनाया, फिर उसे और बड़ा बनाया, फिर उसे और बड़ा बनाया, फिर और बड़ा बनाया, उसको भव्य कर दिया। गृहस्थ छोड़ा था आपने, उसके बाद फिर क्या किया? फिर मोह माया हो गई। तो एक संत मिले मुझे, उनका आश्रम बह गया था, किसमें? आपदा में बह गया। मैंने उनके प्रति थोड़ा सा भाव प्रकट किया, मैंने कहा बड़ा दुख हुआ कि आश्रम बह गया। उन्होंने कहा बढ़िया है, गंगा मैया का था, वो ले गई, मतलब उनका था वही ले गई। इसको बोलते हैं संत। क्या बोलते हैं? ये नहीं कि बैठ के रो रहे हैं कि मेरी 100 गज जमीन चली गई, ठीक है भाई। श्रम विभाजन व स्त्री पुरुष, श्रम विभाजन मतलब कुछ ऐसा कि स्त्रियां घर पर रहेंगी, पुरुष शिकार करने जाएगा। ये कल्चर अभी भी अफ्रीका चले जाओ, पिग्मीज से मिलो आप, वहां पर भी वही है। लंगूर मार के लाते हैं पिग्मीज, क्या लाते हैं? बच्चे और जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं। जब घर में क्या आता है, मतलब नॉन वेज ही है उनका खाना, तो ज्यादा नृत्य होता है, स्वागत होता है, फिर उसको क्या करते हैं, भूनते हैं, फिर उसको सब खाते हैं। उसको बच्चों को अच्छा पार्ट दिया जाता है, सॉफ्ट पार्ट। जो बड़े होते हैं वो क्या, लंगूर भी खाते हैं भाई वो लोग, क्या खाएंगे? चूहा भी खाते हैं, दीमक भी खाते हैं। क्या खाते हैं? हाँ जी, सीख लेते हैं, थूक लगाते हैं उसे, दीमक के घोंसले में जो वो होता है उसमें डालते हैं, दीमक चिपकती है उसे, उसको खाते हैं। खतरनाक शिकारी होते हैं, कद 4 फुट से 4 फुट 4.25 फुट ऐसे ही होता है उनका, लेकिन खतरनाक शिकारी। कौन? पिग्मी। कहाँ रहते हैं? कांगो बेसिन में रहते हैं। अभी आपने जनजातियां देखी कहाँ? आप क्या सोच रहे हो कि सब आपकी तरह स्कूटी में चल रहे, कार में चल रहे, जहाज में चल रहे? अभी भी आदिवासी हैं भाई, अभी भी पुरा पाषाण काल में रह रहे हैं कुछ लोग। आप वहां जाइए अंडमान निकोबार में, जारवा सेंटलीज जो हैं उनको देखिए, पाषाण काल से लेकर अब तक अपने आप को बचाए हुए हैं जनजातियां जो हैं, ठीक है। इसी काल में धीरे धीरे मातृ सत्तात्मक समाज पितृ सत्तात्मक समाज में परिवर्तित होने लगा। क्या होने लगा? मातृ सत्तात्मक समाज समझते हो, यहाँ पे माता की सत्ता होती है, इसमें चेंज हो गया, पितृ सत्तात्मक समाज में परिवर्तित होने लगा। नवपाषाणिक मानव ने प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मातृ देवी की उपासना प्रारंभ कर दी।
पुनर्जन्म में विश्वास बढ़ गया। इसमें पुनर्जन्म में विश्वास बढ़ गया। महात्मा बुद्ध ने कहा भाई पुनर्जन्म होता है, आत्मा नहीं होती। जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि जब आत्मा होती नहीं तो पुनर्जन्म कैसे होता है, तो फिर निष्प्रजनवादी हो गए। उन्होंने कहा निष्प्रजन बातों पर मौन धारण कर लेना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध नहीं दे पाए कि जब आत्मा नहीं होती है तो पुनर्जन्म कैसे होता है। समझ में आया? तो तब उन्होंने कहा निष्प्रजन बातों पर मौन धारण कर लेना चाहिए। पुनर्जन्म में विश्वास बढ़ रहा था। नवपाषाणिक ग्राम्य संस्कृति ने ही कांस्य युगीन शहरी संस्कृतियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर अब पढ़ेंगे ना हम कांस्य युगीन। हड़प्पा कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? किसमें आती है? आद्य इतिहास में आती है। किसमें आती है? लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, इसलिए आद्य इतिहास में आती है। और क्योंकि ब्रॉन्ज का प्रयोग हो रहा है इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है। और कांसा कैसे बनता है भाई? कैसे बनता है कांसा? कांसे का बर्तन देखा है? इसी से बनता है। कॉपर प्लस टिन, क्यूसन। कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू कांसा, ब्रॉन्ज। और कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू पीतल यानी ब्रास। कॉपर में अगर आप क्या मिलाओगे? टिन मिलाओगे तो कांसा मिलेगा। कॉपर में अगर आप जिंक मिलाओगे तो मिलेगा पीतल, ब्रास। समझ में आ गया? अब हुआ क्या, हमारे समय में पूछा कि जो दराती थी, क्या पूछा? इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा। क्या पूछा भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है, हमने मान लिया। अब पेपर में यूपीएससी कैसे पूछती थी, कैसे बेवकूफ बनाया उन्होंने कहा दराती किस चीज की बनी होती थी? आंसर पत्थर की बनी होती थी, क्योंकि पत्थर की मिली। दराती समझते हो? हसिया काटने वाला जो, वो पत्थर का था। और हम लिख के आगे क्या? कांसे का। हमें जब कांस्य युगीन सभ्यता थी कांसे की होगी दराती, लोहे का प्रयोग से परिचित नहीं थे तो कांसे की रही होगी, लेकिन नहीं, किसकी थी? पत्थर की। कट गया नंबर, खत्म। फिर ढूंढा किताब में कहा तो पता चला कि वहां से पत्थर की हसिया मिला है। हसिया मतलब दराती, ठीक है, फसल काटने वाली। इसलिए बोला, इसलिए प्रश्न पूछा उसने। नवपाषाणिक मानव ने प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मातृ देवी की उपासना प्रारंभ कर दी। पुनर्जन्म में विश्वास बढ़ गया। नवपाषाण ग्राम्य संस्कृति से ही कांस्य युगीन शहरी संस्कृतियों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में नवपाषाण काल में संबद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को है। किसको है? इन्होंने 1842 ईस्वी में लिगसुगुर कर्नाटक नामक स्थल पर उपकरण खोजे। कताई और बुनाई की कला से भी परिचित थे, क्योंकि पुराविदों को उत्खनन में चरखे के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल में भी। कताई और बुनाई, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुई थी। किसके प्रयासों से हुई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुई थी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एएसआई जो है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एएसआई के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? तो जब हम हड़प्पा पढ़ रहे होंगे ना, तो हड़प्पा के टीले को सबसे पहले किसने देखा? चार्ल्स मेसन ने देखा। फिर किसने देखा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा, तो क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? महानिदेशक थे उस समय। उन्होंने कहा खोदो भाई क्या है यहाँ। तब निकला वहां से क्या? तब उस समय भी कुछ ईंटें निकली, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कुछ रेलवे का कुछ क्या रेलवे बिछाया जा रहा था, ईंटें निकली पकाई हुई मिट्टी की, फिर उन्होंने दबा दी। फिर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और फिर बाद में माधव स्वरूप बख्श, तब हड़प्पा को खोजा। वो आगे की बात है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम भाई, भारतीय महानिदेशक। अच्छा, अगर ऐसे पूछेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? तब थे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। जिन्होंने क्या किया? हड़प्पा की। कहाँ है हड़प्पा?
पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? किस नदी के तट पर है? दाहिने तट पर है कि बाएं तट पर है? इतनी बारीकी से पढ़ना है आपने। रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी का वैदिक नाम परुषणी है। क्या नाम है? परुषणी। और पाकिस्तान में कहां है? हड़प्पा। आएगा भी, आगे आएगा, अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं खाली। ढंग से पढ़िए भाई, ढूंढिए। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन किसको जाता है? मैंने कहा आपको, लॉर्ड कर्जन ने कुछ अच्छे काम भी किए थे भाई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904, ये अंग्रेज था। ये तो खुद हतप्रभ रह गए, इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने अपने इतिहास में ऐसा लिखा नहीं, लेकिन ये खुद हतप्रभ रह गए। ये है क्या, कैसा देश है ये, कैसी संस्कृति मिल रही है यहाँ से इतनी पुरानी? समझ में आया? अरे भाई, इनके देश में उतना कुछ नहीं था जितना इन्होंने यहाँ देखा। यहाँ के मंदिरों को देखा, यहाँ के क्या क्या नहीं देखा इन्होंने खुदाई में। इनकी खुद समझ में नहीं आया कि क्या करें, इस देश की बड़ाई करें या इसको गुलाम बनाएं, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय एएसआई के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। तो 1921 में हड़प्पा खोजा गया, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। हड़प्पा कहां पर है भाई? हड़प्पा, हाँ जी, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, पंजाब प्रांत के। और मोहनजोदड़ो का है सिंध प्रांत में। कहा? सिंध प्रांत में। कहा? लड़काना। ढंग से चेक करो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। किस तट पर है? दाहिने तट पर है। पढ़ेंगे अभी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो विस्तार कितने किलोमीटर पर है? हाँ? बोलो। लड़काना जिला। ठीक है भाई, तो इसमें इतना ही बता रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा। काफी कुछ है बताने के लिए, अगले उसमें।